Assalamualaikum everyone. I welcome you all to another live session of Marham. Marham is a digital healthcare platform which helps patients to find doctor's information, book doctor's appointments, take online consultation from home, and you can even ask questions from doctors. Marham की ये तमाम सर्विसेज Marham की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और Marham का जो फेसबुक ग्रुप है उनके बारे में जो पेशेंट्स है वो अवेल कर सकते हैं. आज का जो हमारा लाइव सेशन है इट इज़ ऑन कॉमन गैस्ट्रिक इश्यूज एंड स्टमक प्रॉब्लम्स. जो स्टमक इश्यूज का जो प्रॉब्लम है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड कॉमन इश्यूज इन पाकिस्तान. Generally, as Pakistanis, we all are food lovers, we all are foodies, we like to dine out. हमें खाने का शौक है. हमारे जो खाने हैं वैसे भी बड़े मुरगन होते हैं. तो इसकी वजह से जो गैस्ट्रिक इश्यूज का ऑनसेट है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है. Almost every second to third person is suffering from problems such as acidity, indigestion, IBS, etc. etc. So जहाँ पे ये बीमारी इतनी कॉमन है तो ये बनता था कि इसके बारे में आप सबके साथ बात की जाए, इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए. So we have a very special guest with us, a doctor which is very much liked by the audience of Marham, and we are very thankful to her कि उन्होंने टाइम निकाला और वो आज Marham में आई हैं लाइव सेशन कर रहे हैं. So we have with us Dr. Mehreen Zaman Niazi. Dr. Mehreen Zaman Niazi is a consultant gastroenterologist. She is working as an associate professor in Allama Iqbal Medical College and also in Jinnah Hospital, Lahore. She does her private practice in Chuktai Medical Center, DHA, and she is also available for online consultations and for physical appointment booking on the website and mobile application of Marham. So, Dr. Mehreen, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया for taking out time and for doing this live session. Thank you so much for having me. Wonderful, wonderful. So before I begin this live session, छोटी सी दो announcements हैं. इस live session का जो format है वो इस तरह से होगा कि कल मैंने ग्रुप में एक पोस्ट की थी, पेज के ऊपर भी एक पोस्ट की थी, तो वहाँ पे जो ऑडियंस थी देयर वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पांस. आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस को देखते हुए हमने कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर किया है और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज डॉक्टर मेहरीन ज़मान नियाज़ी से पूछ रहे होंगे. और जो दूसरी अनाउंसमेंट है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं डॉक्टर मेहरीन के साथ फॉर एनी ऑफ द स्टमक इश्यूज एसिडिटी, इंडाइजेशन, ऐसा कोई भी मसला है या इवन अगर कोई और भी प्रॉब्लम है जिससे आप सफ़र कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, कोई भी हेल्थ इशू है, तो आप मरहम की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. एंड there is also a ₹200 discount available on the website and mobile application. And let me tell you, ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है, ये 1-2 दिन के लिए है. So if you need online consultation, इसको आप आज या कल में ज़रूर इस जो ऑफर है इसको अवेल करें. So अब मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, I will move towards the topic. डॉक्टर साहिबा, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो गैस्ट्रिक इशूज़ हैं they are very common in Pakistan. Like every second to third person ये शिकायत कर रहा होता है कि पेट में गैस है, बदहज़मी हो गई है, खाना हजम नहीं होता है, वॉमिटिंग आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो थोड़ा सा अगर हम पहले इसके बारे में बात करें कि गैस्ट्रिक इश्यूज इतने कॉमन हैं क्यों पाकिस्तान में, व्हाई इज एवरी अदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम, थोड़ा सा अगर आप बताएं कि इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा क्यों है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में. यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी खाना पीना और हमारी डाइट ऐसी है जिसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और हमारा एज अ कॉम भी हमारी सारी जो फोकस है वो खाने पे होता है. सो स्पेशली कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स हैं, बाहर से खाना पीना, जंक फूड, फिजी ड्रिंक्स, ये बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में भी, बड़ों में भी, शादी ब्याह में भी हम देखते हैं कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज का कोई किसी को आदत नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता. हमारे जो सारी हमारी जॉब्स भी हैं जो वो भी ऐसी हैं कि सारा दिन एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं, तो एक्सरसाइज करने का कोई वो नहीं है, ट्रेंड नहीं है. सो ये इस लाइफस्टाइल की वजह से भी स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं. बहुत देर तक हम लोग वेट करते हैं, जब मामला हाथ से निकल जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है, उसके बाद सारे पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स के पास, उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है. तो हमें सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं पहले ऑडियंस से कंफर्म करना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को जो हमारी आवाज़ है वो ठीक आ रही है, बिकॉज मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि शायद आवाज़ का इशू है. सो इफ़ यू गाइस कैन लाइक जस्ट कंफर्म मी इन दी कमेंट सेक्शन कि अगर आपको जो आवाज़ है वो ठीक आ रही है, सो दैट देन ही हम इसको आगे बिगिन करें कि अगर आवाज़ ठीक है तो. थोड़ा सा अगर मुझे अगर आप नुमान बता रहे हैं कि आवाज़ ठीक आ रही है, सो आई थिंक हम कंटिन्यू करेंगे.
डॉक्टर साहिबा प्लीज जी, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जनरली हमारा जो एक पूरा लाइफस्टाइल है उसमें एक्टिविटी नहीं है, चाहे हमारे काम है या इवन घर पे कोई वॉक का सिलसिला नहीं है, लोग जिम नहीं जाते। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर हाइजीन नहीं है, हमारा जो पानी का सोर्स है वो भी गंदा है, फूड वो भी जो बाहर से खाते हैं वो भी साफ नहीं होता। तो हाइजीन का बैड हाइजीन इज ऑल्सो मेन फैक्टर, जिसकी वजह से स्टमक के इश्यूज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रीजंस हैं और क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज जो हैं वो इतने ज़्यादा कॉमन है। सो आई थिंक नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स फर्दर क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा जो हमारे से कल सवाल पूछा गया और वैसे भी जनरली गैस्ट्रिक इश्यूज के बारे में आता है दैट इज तेजाबियत एंड एसिडिटी, कि जी इंडाइजेशन का इशू, एसिडिटी का इशू, तेजाबियत का इशू। ये कहा जाता है कि जी खाना खाने के बाद पेट में जलन महसूस होती है, ये कहा जाता है कि जी बदहजमी हो जाती है। ये भी कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि जी वॉमिटिंग की फीलिंग्स आती हैं, खाना हजम नहीं होता। तो थोड़ा सा अगर हम एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये जो बदहजमी और तेजाबियत का इशू है इसके बारे में अगर बात कर सकेंगे, ये होता क्यों है एंड व्हाट इज द प्रिवेंटेबल सॉल्यूशन फॉर इट? सबसे इम्पोर्टेंट वजह, कॉमन वजह आपका खाना पीना है। जैसे कि आपने अभी भी इस बात को डिस्कस किया है कि स्पाइसेस का इस्तेमाल, मुर्गन खाने जो हम खाते हैं, हमारा गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ऑयली चीज़ों का, घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से स्टमक के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, सीने में जो आप कहते हैं जलन होती है, मैदे में जलन का प्रॉब्लम हो जाता है, हैवीनेस हो जाती है। फिर कुछ मैदे के इन्फेक्शंस भी हैं, जिनमें से एक इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है जिसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं। उसकी वजह से भी स्टमक पे बड़ा बोझ होता है, स्टमक में अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं और अल्सर्स की वजह से रिफ्लक्स का इशू और ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ दवाइयाँ भी इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली जो हम सर में दर्द की, जोड़ों में दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। और बहुत कॉमनली यहाँ पे पेशेंट्स मतलब घर में कोई इशू होता है, सर में दर्द होता है, कोई दवाई खा लेते हैं, जोड़ों की दर्द की दवाइयाँ, एस्प्रिन, ब्रूफिन, पैनाडोल, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके साथ भी पेट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, बदहजमी हो जाती है। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का आपने देखा होगा कि इस्तेमाल करते हैं लोग, खुद से ही घर पे ही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं, ऑमेंटन खा लेते हैं, फ्लैजिल खा लेते हैं। सो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के साथ भी स्टमक का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एज आई ऑलरेडी सेड, उसके साथ भी स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बेसिकली कॉज है जिसकी वजह से ये फीलिंग आती है कि कुछ खाने के बाद जलन है, पेट पे कुछ भारी सा कुछ महसूस हो रहा है। और इसकी ट्रीटमेंट, दवाइयाँ तो चलो इसके लिए हैं ही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं, 2 हफ्ते के लिए नहीं, फॉर लाइफ अपना एक लाइफस्टाइल चेंज करना है। कि स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करें और बाहर से खाना पीना कम करें। जनरली रात को बहुत लेट तक भी लोग खाते रहते हैं, उसके साथ भी प्रॉब्लम होता है। तो रात को ज़रा जल्दी खाना खा लें और ऐसी दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें जिसके साथ ये इशू हो। सो ये देखना है कि आपके केस में, यानी पेशेंट के केस में, एसिडिटी का और ये जो एक फुलनेस का कॉज क्या है, और उसको फिर अपनी डाइट चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करके उसको मैनेज किया जा सकता है। वंडरफुल, वंडरफुल। आई थिंक द बॉटम लाइन है वो, आई थिंक क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड जी, कि जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, साथ में जो आपका लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो कि जो आपको हेल्प करे, सो दैट आपके इस तरह के जो इश्यूज हैं वो ना एग्जिस्ट कर सकें। मैं थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करूँगा। आई थिंक शुरू में थोड़ा सा वॉइस का इशू था, तो मैं दोबारा लोगों को बताता चलूँ। आज हमारे साथ लाइफ सिस्टम में डॉक्टर महरीन ज़मान न्याज़ी मौजूद हैं। डॉक्टर महरीन ज़मान न्याज़ी इज़ ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जिसे कहते हैं कि मैदा और जिगर के डॉक्टर। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल में। तो हम इनसे आज तमाम स्टमक इश्यूज के ऊपर जो है वो बात कर रहे होंगे। सो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक और जो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट इशू भी है और जो क्वेश्चन भी आता है, आई थिंक आपसे मेरी लाइसेंस से पहले ही बात हो रही थी, पेट की गैस, कि भाई पेट की गैस का इशू है कि पेशेंट्स कहते हैं कि गैस फील होती है खाना खाने के बाद, ऐसे लगता है कि गैस है पेट के अंदर। तो अगर थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर सकें कि जी ये गैस का इशू क्या है, ये होता क्यों है और इसका प्रिवेंटेबल सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि गैस बनना एक नॉर्मल फिनोमेना है, यानी जब हम खाना खाते हैं, खाना हजम होता है तो थोड़ी गैस ज़रूर बनती है और वो खारिज भी हो जाती है।
प्रॉब्लम तब होता है जब गैस ज़्यादा बनना शुरू हो जाए या फिर और गैस खारिज ना हो और गैस जमा होने की वजह से मरीज़ को पेट में दर्द शुरू हो जाए, तो ये प्रॉब्लम है। गैस बनना ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, गैस थोड़ी बहुत गैस ज़रूर बनती है जब खाना हजम होता है। अब गैस बनने की कुछ रीज़न ये हो सकती हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ खाते हैं, जब वो तेज़ खाते हैं तो साथ गैस के अंदर जाती है, जो एयर है ये भी अंदर चली जाती है। और कुछ लोग खाना खाते वक्त बातचीत भी बहुत करते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप एयर भी साथ इनहेल करते हैं, तब भी आपको गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़, जिनको एसिडिटी का इशू होता है, रिफ्लक्स का इशू होता है, उनको भी पेट में गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोगों को कुछ हमारी जो आंतें हैं, कुछ स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट से एलर्जिक भी हो सकती हैं। कुछ लोगों को गंदम से एलर्जी होती है, तो जब वो गंदम खाएंगे तो पेट में गैस हो जाएगी। कुछ लोगों को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से एलर्जी होती है, तो वो इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा तो उससे पेट में गैस हो जाएगी। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें आंतों की सोजिश हो जाती है, उसमें भी गैस बहुत बनना शुरू हो जाती है। बहुत देर तक एंटीबायोटिक जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आंतों के अच्छे बैक्टीरिया वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में गैस ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन भी एक रीज़न है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके पेट में गैस ज़्यादा होती है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जिसके इस्तेमाल से ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जैसे कि गोभी है, चने, लोबिया, पालक, जिनके इस्तेमाल से गैस ज़्यादा बनती है। तो जिनको गैस का इशू है उनको ये चीज़ें भी कम से कम लेनी चाहिए। तो ये कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से पेट में गैस ज़्यादा होती है। इसका ट्रीटमेंट, जैसे आपने पूछा बात क्या करना चाहिए, गैस का इलाज बेसिक दो चीज़ें हैं कि पानी का इस्तेमाल बहुत करें और फाइबर का इस्तेमाल बहुत करें। फाइबर किस किस चीज़ में है, एक तो इसबगोल का छिलका, इसमें फाइबर है। फ्रूट्स में फाइबर है, सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी इस्तेमाल करें, और आटा जो है वो वाइट आटा, मैदा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉपर गंदम पिसवाते हैं होल व्हीट आटा वो इस्तेमाल करें, ओट्स इस्तेमाल करें। सो हाई फाइबर डाइट आपकी होनी चाहिए। एक और चीज़ भी यहाँ मैं बता दूँ, जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है उनको भी गैस के इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से भी इंटेस्टाइन हमारी आंतें स्लो हो जाती हैं। तो जब उनको गैस ज़्यादा हो और वाटर और फाइबर इनटेक के बाद हम कहते हैं कि स्ट्रेस को भी ज़रूर मैनेज करें और कॉन्स्टिपेशन ना करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आई थिंक कि बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर दिया है, एंड अगर आप इन पॉइंट्स को भी फॉलो कर लें जो डॉक्टर महरीन ने बताए हैं, तो भी ये जो पेट की गैस का इशू है, यू कैन लाइक ओवरकम इट, और आप इस जो मसला है इससे बच सकते हैं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग ज़रूर यहाँ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप लोग कमेंट करते रहें। हम ज़रूर लाइव सेशन के एंड पे आपके तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू स्टमक इश्यूज उनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ भी रहे हैं और हम इनको साथ साथ अपने लाइव सेशन में जो है डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा, दैट इज IBS। बहुत से लोगों ने हमारे से लाइव सेशन से पहले भी ये कहा कि हमें IBS डायग्नोज हुआ है, तो फिर हमें थोड़ा सा बताएं कि IBS के साथ किस तरह से आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, IBS के साथ किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें पहले तो ऑडियंस को IBS है भी क्या, और साथ में ये भी कि IBS के साथ आपने किस तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है, किस तरह से उसके साथ आपने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना होता है। IBS कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को। इसमें आंतें ज़रा हाइपर सेंसिटिव होती हैं, यानी आंतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई नुक्स नहीं होता, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आपकी आंतें हाइपर सेंसिटिव होती हैं। यानी आप कुछ भी खाएं तो या तो वो बहुत स्लो हो जाती हैं या बहुत फास्ट हो जाती हैं। यानी कि कभी लूज मोशन से आपको IBS में लूज मोशंस भी लग सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, और कुछ लोगों को दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी लूज मोशंस। तो आइडियली IBS को आसान अल्फाज में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कुछ खानों के साथ आंतों को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। होता ये है कि जब IBS का मरीज वो स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट लेता है जिससे उसको हाइपर सेंसिटिविटी है, तो पेट में तो गैस बहुत बनना शुरू हो जाती है, या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और पेट में दर्द होती है। और ये पेट में दर्द जब तक स्टूल पास नहीं होता उस वक्त तक पेट में दर्द रहती है। सो ये आंतों की सोजिश को कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी को कहते हैं। IBS के लिए जितने भी हम पेशेंट के टेस्ट कराते हैं वो ठीक आते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन उनकी आंतों में सोजिश होती है, हाइपर सेंसिटिविटी। इसके लिए ज़रूरी है कि फाइबर इसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट है, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है कि फाइबर का इस्तेमाल, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि फाइबर किस किस चीज़ में होता है, फाइबर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा
अगर कोई इन्फेक्शन प्रॉपर्ली आंखों से ना क्लियर हुआ हो, कोई पुराना इन्फेक्शन हो, आपको लूज मोशंस लगे हों और वो प्रॉपर्ली क्लियर ना हुआ हो और कुछ बैक्टीरिया आपके आंखों में रह जाएं, उसके साथ भी IBS एग्रीवेट हो सकता है। स्ट्रेस सबसे कॉमन फैक्टर जो देखने में आता है IBS के पेशेंट्स में, वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी, जहनी टेंशन। ऐसे लोग जो ज़्यादा जहनी टेंशन लेते हैं उनको IBS का मसला ज़्यादा होता है। इनफैक्ट पेशेंट भी देखते होंगे कि जब ज़्यादा टेंशन परेशानी लेते हैं तो IBS डेवलप हो जाता है। तो फिर हमें इन पेशेंट की स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है और कुछ केसेस में प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया वो भी पेशेंट को देने पड़ते हैं। नेचुरली प्रोबायोटिक्स होते हैं दही में और अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को एडेड प्रोबायोटिक्स भी दिए जा सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। आई थिंक ये जितने भी IBS वाले लोग थे उनके लिए आई थिंक ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हो गई सारी चीज़ कि IBS है भी क्या और इसका जो प्रिवेंटिबल सोल्यूशन है उसके लिए भी आप लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। एक और जो हमारे पास क्वेश्चन आता है ज़्यादा, दैट इज़ रिगार्डिंग कॉन्स्टिपेशन, कि कॉन्स्टिपेशन का इशू लोगों में हो जाता है एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम जो कि बड़ी डिफिकल्ट सी है। एंड साथ में ही मैं जो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होती है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको भी टच करें कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन का इशू आ रहा होता है। तो अगर थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन के इशू के बारे में बात की जाए कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं एंड ऐसी क्या ग़िज़ाएँ हैं जो कि अगर आप खाएँ तो आप कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की बहुत सी वजूहत हैं। एक तो बहुत कॉमन जो देखने में आती है कि कुछ लोगों के जीन्स में कॉन्स्टिपेशन होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है कॉन्स्टिपेशन, फिर वाटर इंटेक कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। फाइबर इंटेक अगर आपका अच्छा नहीं है, आप ज़्यादा बाहर का जंक फूड खाते हैं, बेकरी आइटम्स खाते हैं, वाइट आटा और मैदे का इस्तेमाल करते हैं, इवन चावल ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यानी अगर आपका फाइबर का इंटेक लो है, वाटर का इंटेक लो है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और कुछ लोगों के जीन्स में होता है। कभी कभी कुछ आंतों की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आंतों में रुकावट पैदा हो जाती है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, उनमें भी आंतों में रुकावट पैदा हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बट जनरली मोस्ट कॉमन इज कि आपके जीन्स में लैक ऑफ वाटर एंड फाइबर। बच्चों में आपने भी देखा होगा बहुत आजकल ट्रेंड है, बच्चे बाहर से ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो प्रॉपर फाइबरस डाइट नहीं है बच्चों की डाइट में, फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, रोटी नहीं है। सो लैक ऑफ फाइबरस डाइट की वजह से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखने में आती है। तो मैं हम पेरेंट्स को यही कहते हैं, इनकरेज करते हैं कि बच्चों को घर से खिलाएं, उनको फाइबरस डाइट दें, फल खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, रोटी खिलाएं और ये बाहर का जंक फूड, फिजी ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल ना पिलाएं। तो एज सच यही चेंजेस करके कॉन्स्टिपेशन को मैनेज किया जा सकता है। वाटर इंटेक शुड बी वेरी गुड। सो ये चीज़ें करके कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत अच्छे। आई थिंक अभी तक जो हमने जितने भी इशू डिस्कस किए हैं उसमें आई थिंक दो जो हाइलाइट्स हैं वो मेरे ख्याल से एक तो वाटर इंटेक और दूसरा फाइबर, कि अगर आप अच्छा वाटर इंटेक रखते हैं और अगर आप फाइबर रिच डाइट लेते हैं, आप फाइबर होता है अभी का है, कुछ फ्रूट्स हैं, तो अगर आप फाइबर रिच डाइट की तरफ जाते हैं तो आपके जितने भी इस तरह के स्टमक के इश्यूज हैं आप उनको जरूर रिलीव कर सकते हैं। और उनको जितने भी होल ग्रेन्स हैं, जिसमें होल व्हीट आता है, कॉर्न आता है, ओट्स आते हैं, दीज आर फुल ऑफ फाइबर। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रोटी खानी है, आप कॉर्न खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर। वंडरफुल। आई थिंक ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। अगला सवाल जो एक और हमारे पास है दैट इज रिलेटेड टू डायरिया, लूज मोशन। ये एक और बड़ी अनकंफर्टेबल सी कंडीशन होती है कि जिसके लिए मैनेज करना इसको बड़ा मुश्किल होता है, लोग बहुत तंग होते हैं ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज में, घर में। सो इसके भी क्या कॉजेज हैं? लोग खुद से घर में बहुत ज़्यादा रेमेडीज ट्राई कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं इसको ठीक करने की, लेकिन क्या लूज मोशन और डायरिया के कॉजेज होते हैं और इसको अगर रिलीव करना हो आपने तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज इज इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, किसी भी तरह इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशंस हो जाते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो लूज मोशंस का वो है, जैसे हमने डिस्कस किया, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें भी पेशेंट्स को लूज मोशन हो जाते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी, जैसे कि सीलिक डिजीज़ है जिसमें आपको गंदम से एलर्जी होती है, तो उसमें भी लूज मोशन लग जाते हैं। अगर आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से एलर्जी है उससे भी लूज मोशन लग जाते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है, इनफैक्ट मेजॉरिटी दवाइयों का साइड इफेक्ट उसकी वजह से लूज मोशंस हो जाते हैं।
और स्ट्रेस और एंजाइटी से ये चीज़ एग्रीवेट हो जाती है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं लूज मोशंस होने के। और इसकी ट्रीटमेंट ऑब्वियसली जो कॉज होता है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन जनरल मैनेजमेंट ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है लूज मोशन की वो है डिहाइड्रेशन। स्पेशली बच्चों में भी डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो वो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो लूज मोशन में आपने जो जनरल मैनेजमेंट है कि फ्लूइड इनटेक पेशेंट का अच्छा रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमकियात की कमी ना होने दें, उसके लिए ORS का इस्तेमाल करें। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो हॉस्पिटल जाके आप IVs भी लगवा सकते हैं, और जो कॉज है उसको ट्रीट किया जाए। इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाए, IBS है तो उसको ट्रीट किया जाए। Perfect. I think अब हम थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं, then we'll get back to the few questions that we have with us. So Michelle James ने पूछा हुआ है, my stomach swells every day after eating and it's been 2 years. This bloating issue started after a laparoscopic appendectomy. In the patient Michelle James. ठीक है। इन्होंने कंप्लेन किया कि इनके पेट में खाने के बाद स्वेलिंग हो जाती है और 2 साल से कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है मिशेल, जैसे कि हमने बताया आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, और अभी देखेंगे किस पर्टिकुलर फूड से आपको ऐसे हो रहा है। आप जब भी आपको ब्लोटिंग होती है तो आपने देखना है कि आपने उस दिन क्या खाया है। अगर किसी एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट से आपको ब्लोटिंग ज़्यादा हो रही है तो वो छोड़ने हो सकता है कि आपको उससे एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो। सो आमतौर पे गोभी हो गई, गोभी, चने, लोबिया, पालक, इस तरह की चीज़ें आप कम अवॉइड करें। एक टाइम पे पेट भर के खाना ना खाएं। दूसरी चीज़ मैंने शुरू में बताया कि खाना खाते वक्त ज़्यादा लोगों से बात ना करें और आराम से चबा के खाएं। जो फ्लूइड्स हैं वो आप स्ट्रॉ से ना लें, स्ट्रॉ से लेने की वजह से अंदर एयर भी चली जाती है। सो और स्मॉल मील्स लें आप, बेशक दिन में 4 या 5 मील्स लें, लेकिन एक टाइम पे ज़्यादा खाना ना खाएं। रात का खाना ज़रा जल्दी खा लिया करें। वाटर इनटेक शुड बी अराउंड 12 ग्लासेस ऑफ वाटर। मैं 12 बार वाटर इनटेक करी, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेट में गैस हो जाती है, ब्लोटिंग है, इट कैन बी सॉल्व विद जस्ट वाटर एंड फाइबर इनटेक। एंड यू हैव टू नो, यू हैव टू सी कि आपको किस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिविटी है। सो ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। आई थिंक ये तो आप लोग उसमें लिख लेंगे। वाटर इनटेक तो आप लोगों ने जो है अच्छा करना ही करना है कि वाटर इनटेक अगर आप अपना ठीक रखते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं मिशेल को कि अपना एच पायलरी का टेस्ट जरूर करवाएं। आमतौर पर एच पायलरी जैसा इन्फेक्शन है, स्टमक का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से पेट में गैस बहुत बनती है। तो आप ये अपना एच पायलरी का स्टूल का टेस्ट होता है वो आप जरूर करवाएं। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक रिक्वेस्ट थोड़ी सी ये भी आ रही है कि हम थोड़ा सा ऊंचा बोलें, तो हम थोड़े से जो अपने क्वेश्चन हैं, जो आंसर्स हैं, थोड़ा सा उनको हम लाउडर मजीद कोशिश करते हैं कि बता सकें। अच्छा, हमारे पास नई मंजुम का सवाल है कि आई हैव हैड ए स्टमक प्रॉब्लम फॉर 2 years. Madam, stomach ache did not happen before. Sometimes there is a little bit of tension and I have a lot of tension. Pills, sleep is also better. It never comes at night and madam is reporting but madam is not impressed. What should I do? What should I do if I'm a victim? What should I do? See a psychiatrist. I think ये इन्होंने इंग्लिश और उर्दू को ट्रांसलेट किया है। ये मेरे ख्याल से कहना ये चाह रहे हैं कि इनको भी स्टमक का इशू होता है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इनको साथ में स्ट्रेस भी हो गया है। So should they go for a psychiatrist or should they go for a gastroenterologist? ठीक है, आई थिंक आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखा दें और एक माहिर नफ्सियात को भी दिखा दें। अगर आपको पता है कि आपको एंजाइटी इश्यूज हैं तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखाना चाहिए और माहिर नफ्सियात को भी दिखाना चाहिए, दोनों को दिखा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे पास शादी अली ने पूछा है व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ स्टमक पेन? स्टमक पेन की मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं इन्फेक्शन है, मैदे में अल्सर हो सकता है जिसकी वजह से आपको दर्द हो, या इन्फेक्शन की वजह से आपको दर्द हो सकती है। कोई ऐसी अगर आप दवाई खा रही हैं जैसे कि कोई पेन किलर, पैनाडोल, ब्रूफेन वगैरह, उसकी वजह से पेट में दर्द हो सकती है। अपना एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड कराएं, कहीं आपको स्टोन्स ना हो उसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। सो बेहतर है कि आप एक डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो प्रॉपर हिस्ट्री ले, आप एग्जामिनेशन कर ले, और कोई अगर मजीद टेस्ट होने हैं तो वो आपको टेस्ट एडवाइस करे कि आपके स्टमक पेन की क्या वजह है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राजपूत ने पूछा है कि जी हाय मैम, मुझे क्रोनिक लंग्स कंडीशन है, उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स वगैरह भी ली हैं और मेरा स्टमक हीटअप हो जाता है और दर्द भी बहुत होता है, डाइट भी अच्छी है, ओमेप्राजोल 20 mg ले रही हूँ लेकिन इट स्टिल हर्ट्स। प्लीज advise me if I don't eat spicy, no junk or outside food, no late night eating. ठीक है, अगर आपको राजपूत साहब स्टमक में बर्निंग की कंप्लेन है और आप 20 मिलीग्राम ले रहे हैं ओमेप्राजोल, तो आपको इसकी डोज बढ़ाने की जरूरत है, साथ एंड एसिड्स
एंट एसिड्स में यहाँ पे किसी दवाई का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको एंट एसिड्स जो है वो स्टार्ट कर लेने चाहिए ताकि जो एसिडिटी है उसका प्रॉब्लम भी आपका ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, शुमाइला पूछ रही है कि इन्फेंट्स में कोलिक का इशू बहुत कॉमन होता है बट बहुत पेनफुल होता है फॉर मदर्स टू हैंडल एंड अंडरस्टैंडिंग। काइंडली गाइड अस अबाउट कोलिक इन इन्फेंट्स प्लीज। कोलिक जनरली जो है बच्चों को ये प्रॉब्लम शुरू के 3 से 6 माह तक रहता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं दी जाती है, स्पेशली अगर बच्चा 6 मंथ से कम की एज है तो उसे माँ के दूध के अलावा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो एज सच कोलिक की कोई दवाई नहीं है जिसके साथ इन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे की एज क्या है, अगर ये बच्चे की एज बता दें तो ज्यादा इजी होगा, लेकिन 6 माह से कम में माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ नहीं दे सकते। ठीक है। साइमा इमरान कह रही हैं ब्लोटिंग और जुबान पर जलन। ठीक है, ब्लोटिंग का तो हम जिक्र कर चुके हैं, पेट में गैस बहुत ज्यादा होती है। जुबान में जलन होती है जब आपका एसिड रिफ्लक्स हो, यानी कि जो मेदे में एसिड है वो खुराक की नाली में आना शुरू हो जाए और फिर आपके मुंह में आना शुरू हो जाए, तो उसके साथ मुंह में छाले भी आपके हो सकते हैं, जुबान पे लेयर सी बन जाती है और मुंह में जलन भी होती है। तो इसके लिए आपको ऐसी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे मेदे में एसिड कम बने और साथ एंट एसिड भी इस्तेमाल करना चाहिए और स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बेसिकली एसिडिटी का ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि रिफ्लक्स आपका कंट्रोल में। परफेक्ट। मैं थोड़े से और क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, लेकिन जितने भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आप लोग बताता चलूँ कि अगर आप लोग इन तमाम इश्यूज के लिए डॉक्टर महरीन ज़मानी अली से बात करना चाहते हैं या अगर आप उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या इवन अगर आप उनको फिजिकली भी जाके चेक कराना चाहते हैं तो आप मरहम की वेबसाइट पे जाके या मरहम की मोबाइल एप्लीकेशन के आया डॉक्टर महरीन ज़मानी अली के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो कमेंट सेक्शन के अंदर डॉक्टर महरीन की प्रोफाइल का लिंक भी दे देगी, सो दैट आप लोग वहाँ से जाके अगर आप लोग इनके साथ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसको आप जाके बुक कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तलहा मलिक पूछ रहे हैं कि कॉज ऑफ गैस विद एम्प्टी स्टमक एंड कॉज ऑफ एसिडिक बर्ड्स ड्यूरिंग रनिंग और ड्राइविंग मोटर बाइक स्पेशली इन विंटर्स। कॉज ऑफ एसिडिक बर्प्स ड्यूरिंग रनिंग, अगर आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज से 1-2 घंटे पहले कुछ भी खाएंगे या पिएंगे तो आपको ज्यादा जलन होगी, ज्यादा बर्प्स वगैरह आएंगे। तो अपनी एक्सरसाइज से पहले आप ये कोशिश करें कि आप 2 से 3 घंटे पहले कुछ ना खाएं ताकि आपको ज्यादा बर्निंग या जलन वगैरह ना हो। और क्या पूछें? ठीक है जी, हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा, जो हमारे पास वॉच पार्टी में आ रहे हैं। मारिया रहमान ने पूछा है how long does it take for gastritis to heal and can you continue Cipralefte for 6 weeks instead of for gastritis and peptic ulcer symptoms are getting better, that's why I am asking. आपका क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर gastritis to heal? there is no particular timeline। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अल्सर्स या मेदे की सोजिश कितनी ज्यादा है। कुछ लोगों के अल्सर्स होते हैं हमें 8 to 10 वीक्स ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कुछ लोगों का 2-3 हफ्ते में रिस्पॉन्स आ जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्टमक में इशू कितना है, अगर आपके अल्सर हैं या आपकी इरोजन है तो वो कितनी है। सो कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है। और अगर आपको मुझे सुपरसल्फेट 6 वीक यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप 6 वीक्स के लिए यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है बर्पिंग से रिलेटेड कि खाने के बाद बर्पिंग का इशू आता है। जैसे हम ज्यादा पूछा हुआ है कि मुझे बहुत ज्यादा बर्पिंग इशू है, जैसे खाने के बाद बार बर्प्स आती हैं। इसमें ये पहले बताया था कि खाने की क्वांटिटी कम रखें और दूसरा कुछ दवाइयां भी ऐसी आती हैं जिससे स्टमक की और इंटेस्टाइन की मूवमेंट आगे की तरफ होती है, यानी कि स्टमक में जब भी खाना हजम होता है गैस तो बनती है पर गैस को आगे की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आपकी बर्पिंग बहुत ज्यादा है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रहा है तो आपको ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे वो मूवमेंट आगे की तरफ हो। तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को विजिट करें। और वैसे जनरली अपनी फूड की क्वांटिटी जरा स्मॉल रखें और फिजी ड्रिंक्स वगैरह उनमें उनसे बर्ब्स बहुत ज्यादा आते हैं तो वो भी कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। आइना जैदी ने पूछा हुआ है मेरी मदर को स्टमक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनका सांस बढ़ता है, भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है। सांस का तो कोई खास लिंक नहीं है स्टमक के इशू से। और क्या लिखा था कि भूख नहीं लगती जी। तो आपने ये नहीं लिखा कि स्टमक का क्या इशू है। स्टमक के तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो अगर उनको एसिडिटी का इशू है तो हमने उसके बारे में काफी कुछ बताया है। पर पहले आपको ये हमें जब बताएं कि स्टमक का क्या इशू है वो आपने क्लियर नहीं लिखा, लेकिन सांस नहीं खराब होता स्टमक के इशू से। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक कि हमने काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस थे उनको हमने आंसर करने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। जनरली जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में और हमने शुरू में इसकी बात भी की थी। तो अगर डॉक्टर साहब में ये जितने भी लोग भी आ रहे हैं ये भी सब गैस्ट्रिक इश्यूज और स्टमक प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो
तो अगर मैं आपसे एक जनरल गाइडलाइन मांगूं कि हमें क्या क्या लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस अपनाने चाहिए तमाम लोगों को, इवन वो लोग भी जो कि शायद जिन्हें कोई स्टमक या गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं है, तो सो दैट कि वो आगे चल के उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना फेस करनी पड़े। सो एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं और क्या सजेस्ट करती हैं टू पीपल कि ये चेंजेस आप लोग अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें कि सो दैट आप स्टमक प्रॉब्लम्स और जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं इनसे आप सेफ रह सकें? ठीक है। सो एक और चीज़ है कि मैंने पहले मेंशन नहीं की कि वेट का बहुत डायरेक्ट लिंक है हमारे स्टमक के साथ, और जनरली हमारी पॉपुलेशन बहुत ओवरवेट है, वेट बहुत ज़्यादा है, इसके साथ स्टमक इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपको कोशिश करें कि लो कैलोरी डाइट लें, अपना वेट कम करें। आपके स्टमक के मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स वेट कम करने से ठीक हो जाएंगे। हमारी पॉपुलेशन में शुगर बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, तो अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो उसके साथ भी स्टमक स्लो हो जाता है और स्टमक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपना शुगर का कंट्रोल भी अच्छा रखें, अपनी वाटर सोर्स को क्लीन रखें, जहाँ से भी जो भी पानी की सोर्स आप इस्तेमाल करते हैं उसको देख लें कि वो बिल्कुल साफ़ हो, और ऐसी डाइट ना इस्तेमाल करें जिसमें स्पाइसेस ज़्यादा हों या घी या ऑयली चीज़ें ज़्यादा हों, वो अपना कम रखें। एक्सरसाइज करें, वाटर इंटेक अच्छा रखें, स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें। आई एम श्योर ये कहना आसान है कि स्ट्रेस ना लें, लेकिन स्ट्रेस के साथ स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एग्रीवेट हो जाते हैं। तो अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी फोकस करें। सो ये एक इस तरह के चेंजेस करके स्टमक के इश्यूज को मिनिमाइज किया जा सकता है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो स्पेशलिस्ट के पास जाएं और फ़ौरन जाएं, अपनी बीमारी के बढ़ने का इंतजार ना करें। अब तो हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हो सकती हैं। सो अपनी बीमारी के बढ़ने का इंतजार ना करें, फ़ौरन से इलाज करें, प्रॉब्लम स्टार्ट होते ही फ़ौरन से इलाज कराएं। बिल्कुल ठीक है। कुछ लास्ट में मैं क्वेश्चन लेता जाऊंगा जाने से पहले, एंड देन उसके बाद हम जो है लाइव सेशन खत्म करने की तरफ चलेंगे। अगर सकुन का क्वेश्चन है, शुड वी ड्रिंक वाटर व्हाइल ईटिंग मील? एक्सप्लेन विद रीजन। इट इज ट्रू दैट ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग मेक्स आवर स्टमक एसिड डाइल्यूट। मेरा से भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि लोग पूछते हैं। खाने के साथ पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और जो उनका दूसरा सवाल है कि एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, एसिड डाइल्यूट नहीं होता, लेकिन पानी का ड्यूरिंग मील्स वाटर का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। जमान अली ने पूछा हुआ है कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ माउथ अल्सर्स। ये भी एक जो कॉमन है इशू है, और इन बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से तंग होते हैं, सफर करते हैं। तो थोड़ा सा अगर माउथ अल्सर्स एसिडिटी और रिफ्लक्स की वजह से मुंह में अल्सर्स बन जाते हैं। कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑटो इम्यून होता है जब आपकी बॉडी आपके खिलाफ खुद ही एंटीबॉडीज बनाती है। कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स की वजह से मुंह में अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं। कुछ दवाइयों की वजह से, जैसे पेन किलर इस्तेमाल करने की वजह से मुंह में छाले बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की वजह से, और कुछ इन्फेक्शन जैसे कि फंगल इन्फेक्शन आपके मुंह में हो जाए, या कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पीस वगैरह, उसकी वजह से मुंह में छाले वगैरह बन जाते हैं। तो ये कॉमन कॉजेज हैं छाले बनने की, और इसकी ट्रीटमेंट ऑब्वियसली वही होगी जो जिसकी वजह से छाले बन रहे हैं। अगर रिफ्लक्स उसको कंट्रोल करें, इन्फेक्शन है तो उसका कंट्रोल करें, तो जो कॉज है उसको ट्रीट करें। परफेक्ट। आई थिंक मैंने क्वेश्चन से गो थ्रू कर लिया। मेजॉरिटी क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वाला सवाल ले लें। हेपेटाइटिस बी के लिए टैबलेट हिलफोवेट 300 यूज कर रही हैं, मगर वायरस एंड नहीं हो रहा है, क्यों? ये एंड हो जाता है या लाइफ टाइम मेडिसिन? कामरान बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि मेरा डिफरेंट है मेरे से हटके। ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी के लिए दवाई तो आप ठीक यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका 3 मंथ्स के बाद पीसीआर होना चाहिए था। 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद पीसीआर होना चाहिए, और अगर पीसीआर आपका 3 मंथ या 6 मंथ्स पे नेगेटिव नहीं आता, फिर आपको एक और दवाई ऐड करने की जरूरत है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका पीसीआर नेगेटिव नहीं हो रहा, तो वो आपका 3 या 6 मंथ में नेगेटिव हो जाना चाहिए था। अपनी स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि आपकी दवाई चेंज हो या ऐड हो। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि सरफेस एंटीजन नेगेटिव नहीं हो रहा, तो वो आपका सारी जिंदगी नेगेटिव नहीं होगा, और वो जो है फिर आप ट्रीटमेंट अपनी जो आप ले रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक है। ये जवाब साहिद ने भी पूछा हुआ है कि सफरिंग फ्रॉम माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आई हैव लोअर स्टूल पैंक्रियाटिक। उसके बाद मैंने लिखा एलएसटीज 160 यूजी पर ग्राम व्हाइल नॉर्मल रेंज इज 200। प्रोग्नोसिस प्लीज, एनी सजेशंस? मैल एब्जॉर्प्शन का मैंने जिक्र किया है, बट ये नहीं बताया कि किस चीज़ से मैल एब्जॉर्प्शन है। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम तो बहुत सारे हैं, आपने ये नहीं बताया कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है। तो ये भी ज़रूर बताएं ताकि आपको बेहतर
गाइड कर सकते परफेक्ट आई थिंक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं which are related to IBS, which are related to acid reflux, which are related to indigestion और acidity या इवन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ये हम सब जो है अपने लाइव सेशन में स्टार्ट में कवर कर चुके हैं। आप लाइव सेशन को जब स्टार्ट से देखेंगे तो आपको IBS के बारे में भी डिटेल्ड बात मिलेगी, आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, तेजाबियत, इस तरह के तमाम इश्यूज के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। सो अगर आप लाइव सेशन हमारा शुरू से देखें तो आपको उनके बारे में जो है पूरी बात जो है मिल जाएगी। डॉक्टर साहिबा, जाने से पहले एंड पे अगर आप कोई अपना क्लोजिंग रिमार्क, कोई मैसेज देना चाहें तमाम लोगों को रिगार्डिंग गैस्ट्रिक इश्यूज या रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम जो ये सब लोग सफर कर रहे हैं, अगर कोई आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क हो, कोई मैसेज हो। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो आप खाते हैं पीते हैं वो आपके स्टमक पे, आंतों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और किसी भी प्रॉब्लम, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि आपकी बीमारी में कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए और कोई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। Wonderful. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर टेकिंग आउट सो मच टाइम फॉर डूइंग दिस लाइव सेशन। Thank you so much for having me. It was such a pleasure. Wonderful. And giving time to our community and answering their questions. मैं फिर बताता चलूँ कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह गया है तो एक तो ये कि आप लाइव सेशन देखेंगे तो उसके अंदर होपफुली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सेकेंडली ये कि आप डॉक्टर महरीन जमान न्याजी के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके आप इनसे ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करके अपना कोई भी अगर इशू है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर तमाम डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक 200 रुपीज़ की डिस्काउंट ऑफर भी एज ए पेशेंट रिलीफ ऑफर जो है वो अवेलेबल है, तो आप लोग उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में डॉक्टर साहबा की प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। यू कैन जस्ट गो टू www.marham.tk और यू कैन जस्ट डाउनलोड दी मरहम ऐप और उसके बाद अगर आप डॉक्टर महरीन से बात करना चाहते हैं या अगर किसी और भी मसले के लिए किसी भी स्पेशल डॉक्टर से आप बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस लाइव सेशन। We'll keep coming again with more live sessions with different doctors and I hope कि ये live session जो है हमारी community के लिए helpful था। Thank you very much again for tuning in and Allah Hafiz। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।